अगला है चित्रकूट में बनेगा डिफेंस कॉरिडोर। देश में उत्तर प्रदेश रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में बुंदेलखंड क्षेत्र के चित्रकूट जनपद में डिफेंस कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की गई। उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, चित्रकूट जनपद, वहां पर डिफेंस कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस कॉरिडोर की स्थापना के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपनी स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। चित्रकूट जनपद के करवी खुटरिया गांव के पास स्थित डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी। तो ये कहा, करवी के खुटरिया गांव के पास यह डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी, जिसका कुल क्षेत्रफल 102 हेक्टेयर होगा। इस डिफेंस कॉरिडोर में सभी प्रकार के हथियार, टैंक, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, विशेष बटन, रोबोटिक्स, मिसाइल और अन्य सैन्य उपकरणों का निर्माण किया जाएगा। 102 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित इस डिफेंस कॉरिडोर में 33.6 हेक्टेयर ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाएगा। 33.6 हेक्टेयर में ग्रीन बेल्ट का भी विकसित किया जाएगा। पूरा टोटल कितना है? 102 हेक्टेयर क्षेत्र, उसमें से 33.6 पर ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाएगा। अगला है यूपी दर्शन पार्क की तर्ज पर वेस्ट वेंडर पार्क की स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ में स्थित यूपी दर्शन पार्क की तर्ज पर प्रयागराज जनपद में वेस्ट वंडर पार्क विकसित करने की योजना बनाई गई है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में इस पार्क के लिए संगम क्षेत्र के लिए नजदीक एक स्थान चुना गया है। कहाँ? जो संगम है उस क्षेत्र के पास इस स्थान का चुनाव किया गया है, जहां पर वेस्ट वंडर पार्क की स्थापना की जाएगी। इस पार्क को विकसित करने की जिम्मेदारी नगर निगम प्रयागराज को दी गई है। इसका निर्माण महाकुंभ 2025 से पहले किया जाएगा। वेस्ट वंडर पार्क में वेस्ट मटेरियल का उपयोग करके कलाकृतियां बनाई जाती हैं। तो वेस्ट वंडर पार्क आपने कहीं भी देखे होंगे, जो वेस्ट होता है, बर्बाद माल, उन सभी का उपयोग करके इन पार्कों को निर्मित किया जाएगा। इन पार्कों में बेहतरीन बेहतरीन तरह की कलाकृतियां का निर्माण किया जाता है। अगला है हाइड्रोजन ईंधन आधारित रेलवे इंजन का निर्माण। तो भारतीय रेलवे उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ मिलकर हाइड्रोजन ईंधन आधारित रेलवे इंजन निर्माण की योजना पर कार्य कर रहा है। तो ये भारतीय रेलवे और कानपुर के आईआईटी संस्थान के साथ सहयोग करके हाइड्रो हाइड्रोजन ईंधन आधारित रेलवे इंजन का निर्माण किया जाएगा। उसके लिए कार्य कर भी रहे हैं। भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन आधारित रेलवे इंजन होगा। जब इसका निर्माण हो जाएगा तो यह पहला हो जाएगा जिसका निर्माण कानपुर में किया जाएगा। अभी तक रेलवे से संबंधित कोई भी हमने हाइड्रोजन ईंधन आधारित इंजन नहीं बनाया हो। इस इंजन के निर्माण और विकास के लिए आईआईटी कानपुर में एक अत्याधुनिक लैब सेंटर फॉर रेलवे रिसर्च तैयार की गई है। एक लैब का निर्माण किया गया है इसके लिए अलग से, जिस लैब का नाम है सेंटर फॉर रेलवे रिसर्च। आईआईटी की इस लैब में इंजन की तकनीक विकसित की जाएगी और इसका निर्माण इलेक्ट्रिक लोको सेट फजलगंज में किया जाएगा। तो ये इंजन बनाया जाएगा कहाँ? इसकी तकनीक सेंटर फॉर रेलवे रिसर्च लैब में बनाई जाएगी इसकी तकनीक। और पूरे इंजन का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो इंजन का निर्माण किया जाएगा इलेक्ट्रिक लोको सेट फजलगंज में। अगला है गोंडा में बनाया जाएगा कछुआ संरक्षण रिजर्व। तो कछुआ संरक्षण रिजर्व उत्तर प्रदेश के कहां पर बनाया जाएगा? तो गोंडा जिले में। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में वन विभाग, टर्टल सर्वाइवल अलायंस फाउंडेशन इंडिया के सहयोग से एक संरक्षण प्रयास शुरू कर रहा है। इस प्रयास का उद्देश्य घाघरा नदी की सहायक नदी सरजू नदी के किनारे एक कछुआ संरक्षण रिजर्व की स्थापना की जाएगी। गोंडा जिला अपनी कछुआ विविधता के लिए जाना जाता है, जो इसे इस तरह के संरक्षण प्रयास के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है।
यहाँ कछुआ की विविधता अच्छी खासी पाई जाती है। कहाँ? गोंडा जिले में। इस परियोजना के लिए प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें 6 साल तक विभिन्न कछुओं की प्रजातियों की निगरानी और उसके आसपास की वनस्थितियों और जीवों का अध्ययन किया जाएगा। प्रस्तावित रिजर्व में सरजू नदी का 2 किलोमीटर का विस्तार शामिल होगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के पौधों की प्रजातियां, पक्षी, मछलियां और पानी के सांप पाले जाएंगे उस क्षेत्र में। प्रस्ताव पर स्वीकृति के लिए राज्य सरकार के पास भेज दिया गया है जो प्रस्ताव था, ताकि स्वीकृति मिल जाए, उसके लिए राज्य सरकार को भेजा गया है। अनुमोदन पर 10 वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए एक प्रबंधन योजना तैयार की जाएगी। इस योजना ये योजना है, कछुओं के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करेगी और क्षेत्र की संपूर्ण जैव विविधता की रक्षा करने का लक्ष्य रखेगी। इसमें 30 से अधिक मछली प्रजातियों, 50 पक्षी प्रजातियों, विभिन्न पौधों और पानी के सर्पों की 2 प्रजातियों का संरक्षण शामिल है। जब ये कछुआ संरक्षण रिजर्व बनाया जाएगा ना, तो इसके साथ साथ अन्य जीव विविधता से संबंधित अन्य प्रजातियों का भी इसमें संरक्षण किया जाएगा। मछलियों का, पक्षियों का और पौधों के साथ साथ और पानी वाले सांपों की भी इसमें संरक्षण किया जाएगा। नदी में प्रदूषण रोकने और पानी की गुणवत्ता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अगला है, कानपुर में पहला गोला बारूद मिसाइल निर्माण परिसर का उद्घाटन किया गया। कहाँ? कानपुर में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 फरवरी 2024 को कानपुर में प्रदेश का पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर का उद्घाटन किया। कानपुर में स्थापित की जाने वाली इस सुविधा का निर्माण अडानी डिफेंस और एरोस्पेस द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पर गोला बारूद और मिसाइलों का निर्माण किया जाएगा। निर्माण कौन करेगा? अडानी डिफेंस और एरोस्पेस के द्वारा निर्माण किया जाएगा। इसमें 4000 नौकरियों और 3000 करोड़ से अधिक के निवेश वाला यह निर्माण परिसर अपने आप में आत्मनिर्भर होगा। अडानी डिफेंस के स्वामित्व वाला यह परिसर राज्य के रक्षा गलियारे के पहले चरण का प्रतीक है। अडानी द्वारा निर्मित यह रक्षा निर्माण परिसर दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रक्षा निर्माण परिसर होगा। यहाँ सशस्त्र बलों के अर्धसैनिक बलों और पुलिस के लिए उच्च गुणवत्ता वाले छोटे, मध्यम और बड़े कैलिबर की गोला बारूद का उत्पादन शुरू हो चुका है। जो छोटे पुलिस से संबंधित होते हैं, छोटे, मध्यम और बड़े कैलिबर गोला बारूद, उनका तो उत्पादन शुरू भी हो चुका है। अगला है, देश की पहली डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब। तो यह उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में देश की पहली डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब स्थापित की जा रही है। इससे देश की सीमा में विदेशी ड्रोन, कैमरों, फोन और अन्य जो जासूसी उपकरण होते हैं, अन्य जासूसी उपकरणों से डेटा रिकवर किया जा सकेगा। इस लैब में नष्ट हो चुके संचार उपकरणों, ड्रोन से भी डेटा रिकवर किया जा सकेगा तथा ड्रोन के कमांड सेंडर का पता भी लगाया जा सकेगा। जो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर ड्रोन की जो तेजी से वृद्धि हो रही है ना, जो जासूसी ड्रोन है, उनसे जो डेटा होता है, कहाँ से इनका ऑपरेट होते हैं, कमांड सेंटर कौन सा है, इसमें डेटा क्या है, उन सबको रिकवर किया जाएगा और जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में स्थापित इस लैब में स्वीडन और इजराइल के साइबर टूल का उपयोग किया जाएगा। इसमें डेटा एक्सट्रैक्शन टूल लगाया जाएगा, जिससे नष्ट हो चुके डेटा की चिप से डेटा पुनः प्राप्त किया जा सके। इससे नष्ट हुए उपकरण के ईमेल, फोटो और संदेश आदि को प्राप्त किया जा सकेगा। इस फोरेंसिक लैब से देश की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, एनआईए, रॉ, सीबीआई, आईबी, आदि सुरक्षा एजेंसियों को भी लाभ प्राप्त होगा इस लैब के द्वारा। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य का छठा रेल कोच रेस्टोरेंट बना है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद के प्रयागराज जंक्शन पर देश का छठा रेल कोच रेस्टोरेंट का शुभारंभ मई 2024 में किया गया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, बरेली, वाराणसी, झांसी और
आगरा कैंट में रेल कोच रेस्टोरेंट का संचालन पहले से ही किया जा रहा है। रेल कोच रेस्टोरेंट के रूप में एसी कोच 2 को एक रेस्टोरेंट का रूप दिया गया है। इसमें सिर्फ शाकाहारी भोजन उपलब्ध होगा। इस रेल कोच रेस्टोरेंट में 56 लोगों की बैठने की सुविधा है। यह रेस्टोरेंट 24 घंटे खुला रहेगा। आने वाले दिनों में गोरखपुर में भी ऐसे ही रेल कोच रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति दी जाएगी या योजना बनाई गई है। तो ये रेल कोच रेस्टोरेंट क्या है? एक एक वो होता है कोच रेलवे का, सेकंड एसी का होता, उसमें रेस्टोरेंट बनाया जाता है। उसी को हम रेस्टोरेंट रेल कोच रेस्टोरेंट कहते हैं। ऐसे उत्तर प्रदेश में 6 बन चुके हैं। उसके पहले भी बने हैं। एक लखनऊ में बना है, एक बरेली में बना है, एक वाराणसी में बना है, एक झांसी में बना है, एक आगरा में बना है और ये 6वां प्रयागराज में बनाया जा रहा है। जो ये रेल कोच रेस्टोरेंट है ना, ये 24 घंटे ओपन रहेगा और 56 लोग एक बार में बैठ सकेंगे। अब हम देखेंगे, अभी तक हम उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण करंट अफेयर उन सबको पढ़ा है। अब हम उत्तर प्रदेश के बजट से संबंधित तथ्यों को पढ़ेंगे। जो बजट होगा 2024-25 का, फिर उसके बाद हम इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 को देखेंगे। 5 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री के नाम याद रखना, सुरेश खन्ना है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 का राज्य बजट प्रस्तुत किया है। कब पेश किया? 5 फरवरी 2024 को। वित्त मंत्री के नाम सुरेश खन्ना। वित्तीय वर्ष 2024-25 बजट के मुख्य बिंदुओं को देखते हैं। बजट का आकार 7,36,437 करोड़ और 71 लाख रुपए है। तो कुल बजट कितना है उत्तर प्रदेश का? 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपए। इस बजट में कुछ नई योजनाएं शामिल की गई हैं। जो इन नई योजनाओं की लागत कितनी है? 24,863 करोड़ और 57 लाख रुपए। ये नई योजनाएं हैं जिन्हें बजट 2024-25 में शामिल किया गया है। प्रदेश सरकार की नीतियां विशेष रूप से युवा, महिला, किसान व गरीबी को उत्थान को समर्पित है। ये बजट प्राप्तियों की बात की जाए, बजट में कुल प्राप्तियां 7,21,335 करोड़ 82 लाख रुपए अनुमानित की गई है। कुल प्राप्तियों में 6,06,802.4 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियां तथा 1,14,531.42 करोड़ की पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित हैं। तो राजस्व रेवेन्यू प्राप्तियां कितनी है? लगभग 6 लाख करोड़ से ऊपर, इतनी ये है राजस्व प्राप्तियां। जबकि कैपिटल रिसिप्ट या पूंजीगत प्राप्तियों की बात की जाए तो यह है 1,14,531 करोड़ रुपया। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश है 4,88,902 करोड़ रुपए। इसमें राज्य का कर राजस्व है 2,70,088 करोड़ रुपए तथा केंद्रीय करों में राज्य का अंश है 2,18,816 करोड़ रुपए। तो हमारे राज्य का कर राजस्व ज्यादा है, जबकि केंद्र से जो प्राप्त हो रहा है कर राजस्व वो कम है। ये तो हो गई प्राप्तियां। अब हम देखेंगे उसके व्यय की बात। कुल व्यय कितना है देख लेते हैं इसको भी। कुल व्यय 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपए अनुमानित किया गया है। आप या तो कुल बजट याद रख लें या कुल व्यय याद रख लें। कुल बजट और कुल व्यय उतना ही होता है, जितना बजट होगा उतना ही हम व्यय करेंगे, ऐसा किया जाता है। तो इतना ही कुल बजट है और इतना ही कुल व्यय हो रहा है। कुल व्यय में 5,32,655 करोड़ रुपए राजस्व लेखे का व्यय है, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, राजस्व व्यय होगा और 2,03,782 करोड़ रुपए पूंजी लेखे का व्यय होगा अर्थात कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो राजस्व व्यय अधिक है जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर कम है। समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात
103 करोड़ 89 लाख रुपए घाटा अनुमानित किया गया है। जब हम घाटे की बात करेंगे तो कितना होगा? 15,103 करोड़ 89 लाख रुपया। लोक लेखे से 5,800 सॉरी 5,500 करोड़ रुपए की शुद्ध प्राप्तियां अनुमानित की गई हैं। लोक लेखे से इतनी प्राप्तियां प्राप्त हो गई। प्रारंभिक शेष 38,189 करोड़ 66 लाख रुपए को हिसाब में लेते हुए अंतिम शेष 28,585.77 करोड़ रुपए की अनुमानित की गई है। तो ये जो समेकित निधि थी ना, इसमें से हम यदि कुल व्यय को घटा दें तो कितना बचेगा? 15,103 करोड़ 89 लाख रुपए। और लोक लेखा से हमें कितना रुपए प्राप्त होगा? 5,500 करोड़ रुपए। जबकि प्रारंभिक शेष की बात की जाए तो अंत में जो बचेगा वो होगा 28,885.77 करोड़ रुपए, ये अनुमानित किया गया। बजट में राजस्व बचत 74,147 करोड़ 7 लाख रुपए की अनुमानित की गई है। जो रेवेन्यू सेविंग होगी ना, 74,147.7 लाख करोड़ रुपए बचत होगा। 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा 86,530.51 करोड़ रुपए अनुमानित है। जो वर्ष के लिए अनुमानित जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.4% है। तो राज्य का फिजिकल डेफिसिट कितना होगा? यूपी की जो स्टेट जीडीपी होती है, या बोला जाए तो एसजीडीपी, उसका 3.46% फिजिकल डेफिसिट होगा। यदि संख्या की बात की जाए तो 86,503.51 करोड़ रुपए राजकोषीय घाटा फिजिकल डेफिसिट होगा, या 3.46%, जो यूपी जीएसडीपी का है। यहाँ कुछ सारणी दी गई है। किसका बजट में धन आवंटन कहां पर सबसे ज्यादा किया गया और कहां पर कितना किया गया? तो शिक्षा पर सबसे ज्यादा धन का आवंटन किया गया है, कितना? 76,035 करोड़ रुपए। जबकि ऊर्जा के लिए 57,071 करोड़ रुपया, पुलिस के लिए 39,516 करोड़ रुपया। आप इन तीनों को तो याद रखना, क्रम से भी पूछा जा सकता है। शिक्षा ऊर्जा पुलिस, शिक्षा ऊर्जा पुलिस, शिक्षा ऊर्जा पुलिस, उसके बाद लोक निर्माण आता है। या तो आप सारे भी याद रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन 3 को तो जरूर याद रखना। उनकी आंकड़ों को, उनके रुपयों को भी याद रखना। लागत कहां पर कितनी है? शिक्षा पर 76,000 करोड़ रुपए लगभग, ऊर्जा के लिए लगभग 57,000 करोड़ रुपए, पुलिस के लिए लगभग 39,000 करोड़ रुपया, लोक निर्माण के लिए लगभग 34,858 करोड़ रुपया। तो इनके क्रम याद रखना। और बात की जाए कल्याणकारी योजना पर जो धन आवंटन किया जा रहा है वो इस सारणी में दिया गया। सर्व शिक्षा अभियान के लिए 21,310 करोड़ रुपया, विधवा व वृद्धा पेंशन के लिए 12,620 करोड़ रुपया, जल जीवन मिशन के लिए 22,000 करोड़ रुपया। तो यहाँ पर आप इसको याद रखना, जल जीवन मिशन के लिए वो सबसे ज्यादा कहां पर है? इसके लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए सबसे ज्यादा है, इतना 36,000 करोड़ रुपया। फिर उसके बाद जल जीवन मिशन के लिए, इन दोनों को याद रखना, मनरेगा के लिए और जल जीवन मिशन के लिए। एक के लिए 36,000, एक के लिए 22,000 करोड़ रुपया। 2024-25 में प्रदेश की जीडीपी कितनी है? 25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। तो इसी का फिजिकल डेफिसिट निकाला जाता है, इसका है 3.46% हमारा फिजिकल डेफिसिट होगा। किसान से संबंधित कुछ तथ्य दिए गए हैं बजट में, उसको पढ़ लेते हैं। 2023-24 के अक्टूबर माह का लगभग 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण किया गया है। तो अभी तक कितना किसान क्रेडिट कार्ड वितरण किया गया? 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरण किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2022-23 के लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को माह
अक्टूबर 2023 तक 831 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसके लिए लगभग 10 लाख कृषकों ने बीमा किया था, उसके लिए 821 करोड़ का मुआवजा दिया गया है। यह क्षतिपूर्ति प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दिसंबर 2023 तक 63,000 करोड़ रुपए की धनराशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 2,62,00,000 कृषकों के खातों में हस्तांतरित की गई है। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के अंतर्गत प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 3,000 रुपए की सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है। तो आप किसान सम्मान निधि योजना तो वो है जो हर 4 महीने में, लेकिन अब जो फिर से इसको संशोधित किया तो अब प्रत्येक 3 महीने में 2,000 रुपए प्रदान किए जा रहे हैं सम्मान निधि की योजना के अंतर्गत। लेकिन जो किसान मान धन योजना है, इसमें यहाँ किसान जो होते हैं वो कुछ रुपए जुटाएंगे, कुछ सरकार जुटाएगी और 60 वर्ष की आयु के बाद उनको एक मासिक पेंशन प्राप्त होगी जो होगी 3,000 रुपए की। महिला एवं बाल विकास से संबंधित बजट में कुछ प्रावधान किए गए हैं, उसको देख लेते हैं। निराश्रित निराश्रित महिला पेंशन योजना अंतर्गत पात्र महिलाओं को देय पेंशन की धनराशि 500 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 1,000 रुपए प्रतिमाह कर दी गई है। जो आश्रित होती है ना महिलाएं, उनके लिए 500 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दिया गया है। वही जो 60 वर्ष से अधिक की उम्र की महिलाएं हो जाती हैं, उन्हें निराश्रित महिला बोला जाता है। उनको लिए अब पेंशन की सुविधा कितनी 1,000 रुपए प्रतिमाह कर दी गई है। योजना में 2023-24 में तृतीय तिमाही तक 1,80,000 निराश्रित महिलाओं को लाभान्वित किया गया। अभी तक निराश्रित महिलाएं कितनी है? 31,28,000 निराश्रित महिलाएं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत पात्र बालिकाओं को 6 विभिन्न श्रेणियों में कुल 25,000 रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है। वित्तीय 2019-20 से 2023-24 तक 17.82 लाख लाभार्थियों को इस योजना से लाभान्वित किया जा चुका है। इसी बजट में रोजगार से संबंधित कुछ तथ्य दिए गए हैं, उसको देख लेते हैं। एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना के अंतर्गत 13,597 लाभार्थियों के माध्यम से 1,92,193 रोजगार सृजित किए गए हैं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना तथा एक जनपद एक उत्पाद कौशल उन्नयन एवं टूलकिट योजना के अंतर्गत लगभग 4.08 लाख रोजगार सृजित किए गए हैं। तो इस योजना को याद रखना, इस योजना को भी याद रखना। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत लगभग 12.15 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है, जिसमें 4.13 लाख युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों में सेवा योजित कराया गया है। तो उत्तर प्रदेश कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? स्किल ट्रेनिंग से संबंधित। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 28 करोड़ 68 लाख मानव दिवस सृजित किए गए हैं। इसके लिए 75,24,000 श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया है। तो कुल मानव दिवस कितने प्रदान किए गए हैं? 28 करोड़ 68 लाख मानव दिवस सृजित किए गए हैं। इसके लिए 75,24,000 श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 33 करोड़ मानव दिवस का सृजन किए जाने का लक्ष्य है। तो लक्ष्य कितना रखा मनरेगा के अंतर्गत कि 2024-25 में 33 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया जाएगा, जबकि 2023 में 28 करोड़ 68 लाख का मानव दिवस का सृजन किया गया था। अब लक्ष्य रख दिया गया 33 करोड़ रुपए, लगभग 5 करोड़ अधिक मानव दिवस का सृजन किया जाएगा। इसी बजट में 2024-25 में
श्रमिक कल्याण से संबंधित कुछ तथ्य हैं। भारत सरकार द्वारा निर्मित ई श्रम पोर्टल पर उत्तर प्रदेश के लगभग 8.3 करोड़ कामगारों का पंजीकरण हुआ, जो देश में सर्वाधिक है। निर्माण कामगार सॉरी निर्माण कामगार मृत्यु, विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना तथा निर्माण कामगार अंत्येष्टि सहायता योजना की एकीकृत करते हुए नई योजना है, जिसका नाम है निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना कर दिया गया है। अब नई योजना को चलाया जा रहा है, जिसका नाम है निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना। अगला है इसी बजट में वित्तीय समावेशन से संबंधित। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 9 करोड़ खातों के साथ उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। प्रधानमंत्री जनधन योजना अगस्त 2014 में चालू की गई थी। इसके लिए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा खाता खोले गए हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश में 5 करोड़ 54 लाख नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत भी पहले स्थान पर है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत अब तक उत्तर प्रदेश में 1.9 करोड़ के नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश इसमें द्वितीय स्थान पर है, जबकि सुरक्षा बीमा योजना की योजना में पहले स्थान पर था, जबकि जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत दूसरे स्थान पर है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अब तक उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 18 लाख नामांकन किए गए हैं। अगला है औद्योगिक विकास से संबंधित बजट में कुछ आंकड़े दिए गए हैं, उनको देखते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग एवं विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक की सुलभता रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने अचीवर्स की श्रेणी प्राप्त की है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारे उत्तर प्रदेश में अचीवर की श्रेणी प्राप्त की है। चिकित्सा से संबंधित बजट को देख लेते हैं। राज्य सरकार के प्रयासों से मातृ मृत्यु दर 2014 में 285 प्रति लाख से कम होकर 2022 में 167 प्रति लाख तथा शिशु मृत्यु दर 2014 में 48 प्रति हजार से कम होकर 2020 में 38 हो चुकी। तो मात्र मृत्यु दर कितनी होगी? 167 2022 में, और शिशु मृत्यु दर 2020 में 38 प्रति हजार हो चुकी है। अब उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सभी 75 जिलों में डायलिसिस से संबंधित निःशुल्क सुविधा प्रदान की जा रही है। सरकारी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों में एमबीबीएस की सीटों की संख्या 1840 से बढ़ाकर 3828 हो गई है। पूरे उत्तर प्रदेश में एमबीबीएस सीटों की संख्या कितनी हो गई? 3828 हो गई है, तथा निजी क्षेत्र के संस्थानों में सीटों की संख्या 2550 से बढ़ाकर 5250 हो गई है। ये तो रही थी सरकारी संस्थानों की एमबीबीएस की सीटों की संख्या, और ये है प्राइवेट संस्थानों की एमबीबीएस सीटों की संख्या 5250। इस प्रकार कुल पूरे उत्तर प्रदेश में 9078 सीटें एमबीबीएस के लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन कुल 3818 सीटें उपलब्ध कराई जा रही हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 4 करोड़ 86 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए हैं। आयुष्मान कार्ड कितने वितरित किए गए हैं उत्तर प्रदेश में? 4 करोड़ 86 लाख। इसी बजट में 2024 में प्रमुख विभागों की प्रमुख योजनाओं से संबंधित कुछ तथ्य दिए गए हैं, उसको देखते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024 में 322 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। प्रदेश में 65 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें 35 राज्य सरकार एवं 30 निजी क्षेत्रों द्वारा संचालित हैं। राजकीय क्षेत्र में बीएससी नर्सिंग कॉलेजों की संख्या 6 से बढ़ाकर 33 बीएससी नर्सिंग कॉलेजों की संख्या, जो बीएससी कहते हैं ना, नर्सिंग कॉलेज होते हैं,
उनकी संख्या 23 कर दी गई है राजकीय क्षेत्र में। जनपद वाराणसी में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आयुष्मान कार्यक्रम के अंतर्गत 1600 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। 1035 राजकीय आयुर्वेदिक होम्योपैथी एंड यूनानी चिकित्सालयों को हेल्थ वेलनेस सेंटर में परिवर्तित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में आयुष विभाग के अंतर्गत महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर का निर्माण कार्य पूरा किए जाने तथा जनपद अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं जनपद वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। तो इसी बजट में 2024-25 में आयुष विभाग के अंतर्गत महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में निर्माण किया जाएगा। अयोध्या में भी एक महाविद्यालय का निर्माण किया जाएगा जो राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय होगा। वाराणसी में भी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है। अवस्थापना एवं औद्योगिक से संबंधित बजट में कुछ प्रावधान किए गए हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में एक नए औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है। कहाँ? बुंदेलखंड क्षेत्र में जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना है ना, उसी क्षेत्र के आसपास इस प्राधिकरण के द्वारा एक औद्योगिक गलियारा बनाया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु 2057 करोड़ 76 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में दोगुने से ज्यादा है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने हेतु नए लिंक एक्सप्रेसवे निर्माण हेतु 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है ना, उसको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए अलग से 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हेतु 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित, जो वर्तमान वर्ष के सापेक्ष 33% अधिक है। अगला है सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग से संबंधित बजट में कुछ प्रावधान। सरकार द्वारा 31 सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण, जिससे 22,75,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई क्षमता सृजित, जिससे 46,69,000 कृषक लाभान्वित हुए। तो इसमें क्या है, ये भाषा थोड़ी इसमें अधूरी है। इसमें ये है 31 सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण किया गया है, जिसके तहत हमने 27,75,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को सिंचित किया गया है। उसके लिए लगभग 46,69,000 कृषक लाभान्वित हुए हैं। उसकी वजह से विभिन्न जनपदों में 6600 राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण तथा डार्क जोन में स्थित 569 असफल राजकीय नलकूपों का पुनर्निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसी बजट में ये बताया गया लगभग 6600 राजकीय नलकूपों का आधुनिकीकरण किया जाएगा, जो पहले से ही उपस्थित थे, जो जीर्ण हो चुके थे, उनको रीडेवलप किया जाएगा। इसके साथ साथ डार्क जोन में कुछ नलकूप थे जो 569 असफल हो गए थे, उनका भी पुनर्निर्माण किया जाएगा। नागरिक उड्डयन से संबंधित कुछ तथ्य। मतलब पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में हवाई यात्रा करने वालों की संख्या में 19.2% की वृद्धि हुई है। हवाई कनेक्टिविटी के लिए चयनित एयरपोर्ट यथा अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट विकसित किए जा रहे हैं। तो इसमें कुछ हवाई कनेक्टिविटी को बेहतर व्यवस्थित करने के लिए कुछ एयरपोर्टों को चिन्हित किया गया है, जैसे अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती और चित्रकूट। यहाँ पर एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे। मयूरपुर जो सोनभद्र में है, सरवासा जो सहारनपुर में है, ये एयरपोर्ट विकास कार्य गतिमान है, यहाँ पर प्रस्तावित है, यहाँ विकास कार्य चल रहा है। अयोध्या में बात की जाए, अयोध्या में
तो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम अयोध्या धाम का विकास कराया गया। जो पहले नाम रखा गया था महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अब उसे अयोध्या धाम के नाम से विकास किया जाएगा। अयोध्या में एयरपोर्ट की स्थापना व विस्तार हेतु 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। ऊर्जा से संबंधित कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसका सौभाग्य बोला जाता है, यह सौभाग्य योजना के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क एवं अन्य ग्रामीण परिवारों को 50 रुपए की 10 मासिक किस्तों में बिजली कनेक्शन देने की सुविधा दी गई है। तो सौभाग्य योजना, जिसे हम बोलते हैं प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, इसके तहत जो ग्रामीण परिवार है ना, ग्रामीण गरीब परिवार है, उनको निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। और जो अन्य ग्रामीण परिवार हैं, जो गरीबी में नहीं आते, उनके लिए 50 रुपए की किस्त में 10 महीने में आपको भरना होगा। तो सुविधा प्रदान की जा रही है ताकि कनेक्शन कराया जा सके। इस योजना में 62.1 लाख इच्छुक घरों को विद्युत कनेक्शन दिए गए हैं। भारत सरकार की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2 परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु 4000 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क का विकास लक्षित है। तो बुंदेलखंड में लगभग 4000 मेगावाट के सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे, जो इसी बजट में प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में वर्तमान में लगभग 2600 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना शामिल हैं। प्रदेश में अब तक 238 मेगावाट की सोलर रूफटॉप परियोजना स्थापित की जा चुकी हैं। अगला है आवास एवं शहरी नियोजन से संबंधित तथ्य, जो बजट 2024 में दिए गए हैं। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 914 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था की गई है। तो किसके लिए? दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना है, जिसके लिए 914 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यह एक मेट्रो आधारित रेल परियोजना है जो डायरेक्ट चलेगी, रुकेगी नहीं, मेट्रो की तरह। कानपुर कानपुर मेट्रो रेल परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 395 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। कानपुर रेलवे के लिए, कानपुर मेट्रो रेलवे के लिए। आगरा मेट्रो रेल परियोजना में उत्तर प्रदेश के अंश के रूप में 346 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो आप इन तथ्यों को याद रख सकते हैं। हालांकि आसान नहीं है उतना, मुझे पता है, लेकिन एक दो बार पढ़ोगे तो जरूर आ जाएगा। अगला है नगर विकास से संबंधित। वर्ष 2021 में प्रारंभ की गई अमृत 2.0 योजना हेतु 4500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। महाकुंभ मेला 2024 के भव्य आयोजन हेतु 2500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। तो महाकुंभ योजना के लिए 2500 करोड़ रुपए, जबकि अमृत 2.0 योजना के लिए 4500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम अर्थात अर्बन के अंतर्गत 800 करोड़ रुपए प्रस्तावित, जो वर्तमान वर्ष के सापेक्ष 60% ज्यादा है। प्रदेश के शहरों को बाढ़ की समस्या एवं जल भराव से मुक्ति हेतु अर्बन फ्लड एवं स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना प्रारंभ के लिए 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। तो 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था किस लिए की गई? अर्बन फ्लड एवं स्टार वाटर ड्रेनेज योजना को प्रारंभ करने के लिए 1000 रुपए की व्यवस्था की गई है, ताकि जो शहरों में शहरी बाढ़ होती है ना, उसकी समस्या से निजात पाया जाए, उसकी मुक्ति के लिए 1000 रुपए की व्यवस्था की जा रही है इस बजट में। कृषि से संबंधित कुछ तथ्य हैं, उसको देखते हैं।
प्रदेश में कृषि क्षेत्र की विकास दर 5.1% प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2024-25 में। कृषि को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से 3 नई योजनाएं शुरू की गई हैं। इन योजनाओं को नाम देख लेते हैं। राज्य कृषि विकास योजना, विश्व बैंक सहायतक, यूपी एग्रीज योजना, उत्तर प्रदेश के विकास खंडों एवं ग्राम पंचायतों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, ऑटोमेटिक रेन गेज की स्थापना आदि योजनाएं शामिल की गई हैं और लक्ष्य रखा गया है कि हम 5.1% की वृद्धि करेंगे अब 2024-25 में। इन योजनाओं हेतु क्रमशः 200-200 करोड़ रुपए एवं 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन इसके लिए 60 करोड़ रुपए, राज्य कृषि विकास योजना के लिए 200 करोड़ रुपए, विश्व बैंक सहायतक यूपी एग्रीज योजना के लिए 200 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना प्रारंभ की जा रही है जिसके लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी। अगला है इसी में बजट से संबंधित गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, इससे संबंधित कुछ तथ्य दिए गए हैं। प्रदेश में औसत गन्ना उत्पादकता 72 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 84 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर हो गई है। तो हमारे प्रदेश की गन्ना उत्पादकता कितनी है? 84 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर। अगला है दुग्ध विकास से संबंधित। दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजना हेतु 106 करोड़ 95 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना हेतु 74 करोड़ 21 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में 21% अधिक है। उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन हेतु एक नीति जो 2022 के अंतर्गत प्रदेश में स्थापित प्रोत्साहन हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई। जनपद मथुरा में 30,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता विस्तारीकरण 01 लाख लीटर प्रतिदिन की नवीन डेयरी प्लांट के निर्माण हेतु 23 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। तो जनपद मथुरा में अभी कितना है? 30,000 लीटर प्रतिदिन क्षमता। अब इसको बढ़ाना है कितना? 1 लाख लीटर प्रतिदिन करना है। इसके लिए 23 करोड़ रुपए की डेयरी प्लांट का निर्माण किया जाएगा। अगला है मत्स्य से संबंधित परियोजनाएं या उससे संबंधित कुछ आंकड़े हैं, उसको देखते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एक्वा पार्क निर्माण की नई योजना हेतु 190 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। पिछले दिनों राज्य को वेस्ट स्टेट फॉर इनलैंड फिशरीज का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो पिछले दिनों हाल ही में राज्य को वेस्ट स्टेट फॉर इनलैंड फिशरीज का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है, इसको याद रखना। अगला है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम से संबंधित तथ्यों के बारे में। प्रदेश के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान प्रारंभ किया गया है। ये मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान ये है एमएसएमई से संबंधित युवाओं को जोड़ना, इसके लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। इस योजना से आगामी 10 वर्षों में 10 लाख नए युवा उद्यमी तैयार करने का लक्ष्य है। प्रारंभ में इस योजना से 1 लाख लोगों को जोड़ा जाएगा। उन्हें अधिकतम 5 लाख रुपए मुफ्त ब्याज ऋण 4 वर्ष के लिए दिया जाएगा। ऋण की गारंटी सरकार की होगी। जो ये योजना चलाई जा रही है ना, ये 10 वर्षों के लिए 10 लाख नए युवा उद्यमी को तैयार करेगी और उसके लिए 1 लाख लोगों को जोड़ा जाएगा जो अधिकतम 5 लाख तक का ऋण ले सकते हैं 4 वर्षों के लिए। और गारंटी कौन देगा? तो सरकार देगी। तो बिना गारंटी के युवाओं को
ऋण प्रदान किया जाएगा। निजी क्षेत्र में औद्योगिक संस्थानों को प्रोत्साहन करने हेतु तो प्लेज पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। आगे है हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग से संबंधित वित्तीय वर्ष 2024-25 में वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में 40,000 रोजगार सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है। कितना? 40,000 रोजगार सृजन करना है। कहाँ? वस्त्र उद्योग में। इसके लिए पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपैरल योजना के अंतर्गत लखनऊ हरदोई में लगभग 1,000 एकड़ क्षेत्र में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्वीकृत किया गया। तो आप ये जरूर याद रखना, लखनऊ हरदोई में एक मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्वीकृति प्रदान की गई है। किस योजना के तहत? पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपैरल योजना के अंतर्गत, अर्थात पीएम मित्रा योजना के अंतर्गत इस पार्क की स्वीकृति प्रदान की गई है। पार्क की स्थापना हेतु 200 करोड़ रुपए की भी व्यवस्था की जा रही है। जनपद वाराणसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना के लिए भूमि क्रय हेतु 150 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। तो वाराणसी में एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी, जो इंस्टीट्यूट होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। अगला है संस्कृति। महाकुंभ 2025 के अंतर्गत विभिन्न कार्यों हेतु 100 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। निषाद राजगुहा सांस्कृतिक केंद्र श्रृंगवेरपुर की स्थापना हेतु 14.6 करोड़ रुपए, जनपद आजमगढ़ के हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय की स्थापना हेतु 11.79 करोड़ रुपए तथा महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र चित्रकूट की स्थापना हेतु 10.53 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। तो ये कुछ केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं जो भारतीय संस्कृति से संबंधित है, उनके लिए अलग अलग रुपयों की व्यवस्था की जा रही है। एक है श्रृंगेरपुर में स्थापना की जा रही है, एक हरिहरपुर में, एक चित्रकूट में। तो इनके बारे में जानकारी याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान अयोध्या हेतु 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। अब हम देख लेते हैं पर्यटन से संबंधित आंकड़ों तथ्यों को। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2023 में जनवरी से अक्टूबर तक 23 करोड़ 90 लाख से अधिक पर्यटक आए हैं, जिनमें भारतीय पर्यटकों की संख्या 37 करोड़ 77 लाख एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या 13,43,000 थी। तो सबसे ज्यादा पर्यटक भारत के पर्यटक ही होते हैं। आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अयोध्या, काशी मथुरा, नेमेसरन, विंध्याचल, देवीपाटन और बरेली को नॉर्थ कॉरिडोर से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। अब हम देखते हैं वन एवं पर्यावरण से संबंधित तथ्यों के बारे में। राज्य सरकार प्रदेश में हरितमा वृद्धि हेतु सतत प्रयासरत है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षारोपण शुरू से देखते हैं। वन एवं पर्यावरण से संबंधित कुछ तथ्य दिए गए हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो राज्य सरकार ने प्रदेश में हरितमा वृद्धि हेतु सतत प्रयासरत है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण हेतु भौगोलिक क्षेत्र का 9.23% है, जो 2030 तक वनावरण एवं वृक्षावरण हेतु 15% तक किए जाने का लक्ष्य है। अभी वन एवं वृक्षावरण कितना है? 9.3%। जबकि इसी बजट में ये लक्ष्य रखा गया है कि हम 2030 तक वनावरण एवं वृक्षावरण से संबंधित 15% तक लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम में 110 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट योजना हेतु 38.94 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया था? 1973 में, जबकि प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 का है। लखनऊ में दिल्ली की तर्ज पर 1500 एकड़ क्षेत्र में
एरो सिटी विकसित होगी, जहां 7 स्टार होटल, पार्क, विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर जैसी सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। कहाँ? लखनऊ में, जो दिल्ली की तर्ज पर स्थापित की जा रही हैं। जनपद लखनऊ स्थित कुकरेल वन क्षेत्र में कुकरेल नाइट सफारी पार्क की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। कहाँ? लखनऊ में है एक कुकरेल वन क्षेत्र, वहां पर कुकरेल नाइट सफारी पार्क की स्थापना की जाएगी। अगला है श्रम से संबंधित तथ्यों के बारे में। संत रविदास शिक्षा सहायता योजना एवं मेधावी छात्र पुरस्कार योजना को एकीकृत करते हुए नई योजना संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना कर दिया गया है। तो दो योजनाओं को मिलाकर एक योजना की है। दो योजनाएं कौन कौन सी थी? संत रविदास शिक्षा सहायता योजना एवं मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, दोनों को मिलाकर संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत माह नवंबर 2023 तक 1,86,270 छात्र छात्राओं को लाभ हुआ है तथा लगभग 58 करोड़ 46 लाख रुपया की धनराशि व्यय की गई है। निर्माण श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण एवं उद्देश्यपरक शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रत्येक मंडल में एक अटल आवासीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं, जिसकी कुल निर्माण लागत 1267 करोड़ रुपया है। तो यह प्रत्येक मंडल में, हमारे प्रदेश में कितने मंडल है? 18 मंडल है। तो प्रत्येक मंडल में अटल आवासीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी, जहां पर निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण और उद्देश्यपरक शिक्षा प्रदान की जाएगी। 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा चुका है। बचे दो, उनका भी अनावरण किया जाएगा कुछ ही समय में, आने वाले समय में कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश से संबंधित जुड़े परीक्षा उपयोगी तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश वर्तमान में देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं श्रम बाजार बना हुआ है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कस्टमर पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा श्रम मजदूर पाए जाते हैं, इसलिए ये सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं श्रम बाजार है। देश का सर्वाधिक एयरपोर्ट, सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज एवं सर्वाधिक सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों वाला राज्य है। तो पूरे देश में सबसे अधिक एयरपोर्ट यूपी में है, सबसे अधिक मेडिकल कॉलेज है, सबसे अधिक एमएसएमई है। देश के मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में राज्य का 65% योगदान है। भारत का पहला फ्रेट विलेज वाराणसी में 100 एकड़ में विकसित किया जाएगा। 17 नगर निगम एवं गौतम बुद्ध नगर सहित देश का सर्वाधिक सेफ सिटी वाला राज्य बनने की ओर अग्रसर है। यहाँ पर 17 नगर निगम है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में, जो पूरे भारत में सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश देश में कौशल विकास नीति लागू करने वाला पहला राज्य है। फूड बास्केट के रूप में पहचान दूध, गन्ना, चीनी, आलू, आम, आंवला एवं एथेनॉल उत्पादन में देश में अग्रणी है, इसलिए इसे फूड बास्केट के रूप में जाना जाता है। दूध के मामले में पहले स्थान पर, गन्ना के मामले में पहले स्थान पर, चीनी के मामले में पहले स्थान पर, आलू के मामले में पहले स्थान पर, आम के मामले में पहले स्थान पर, आंवले के मामले में पहले स्थान पर और एथेनॉल के मामले में पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश। राज्य में देश का सबसे बड़ा 16,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क तथा 4 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क यूपी में है सबसे ज्यादा। एसोचैम द्वारा राज्य को बेस्ट स्टेट इन स्किल डेवलपमेंट का स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। किसने? एसोचैम ने ये प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश की जीडीपी में विभिन्न क्षेत्रों का हिस्सा देख लेते हैं, कहां पर किसका है। तो प्राथमिक क्षेत्र का, ये उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है, प्राथमिक क्षेत्र का है 23.78%, द्वितीय क्षेत्र का है 29.66%, जबकि तृतीय क्षेत्र का है 46.55%। तो ये
प्राथमिक क्षेत्र होता है जो एग्रीकल्चर और उसे सहायक क्षेत्र होता है। द्वितीयक क्षेत्र होता है विनिर्माण से संबंधित क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र होता है सेवा क्षेत्र। तो 23, 29, 46, बस इतना याद रखना। अगला है, अगला न्यूज को देख लेते हैं। 3D स्थानिक डिजिटल ट्विन मैप विकसित करने वाला वाराणसी देश का पहला शहर बना है। यहाँ पर 3D स्थानिक डिजिटल ट्विन मैप विकसित किया गया है। 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन मैप बनाने वाला देश का पहला भारतीय शहर वाराणसी है, जिसमें हवाई जहाज से शहर की तस्वीर को लेकर आधुनिक मशीनों की मदद से डिजिटल मैप तैयार किया गया है। इस मैप की सहायता से भीड़, अवैध निर्माण की निगरानी, पेयजल आदि सुविधाओं के विस्तार और वर्तमान व्यवस्था के प्रबंधन में मदद मिलेगी। अगला है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश का पहला सॉरी उत्तर प्रदेश में उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया गया। कहाँ? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू में उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जा रहा है। 30 जनवरी 2024 को जंतु विज्ञान विभाग की ज्ञानेश्वर लैब में ऑटो डीएनए एक्सट्रैक्टर मशीन लगाई गई है। डीएनए बैंक बनाया गया है। ये मशीन मेक इन इंडिया के अंतर्गत पूर्ण रूप से स्वदेशी है। इसे इस तरह से बनाया गया कि इस तरह से बनाया गया कि कम से कम प्लास्टिक का उपयोग हो, ताकि पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। यह मशीन रक्त, लार, बाल या फिर टिश्यू जैसी किसी भी जैविक सामग्री से डीएनए निकालकर इसकी सहायता से एक बार में करीब 32 नमूनों से 30 मिनट में डीएनए अलग कर सकती है। मतलब बाल हो, रक्त हो या कोई टिश्यू हो, जो सेल टिश्यू हो, जैसे हमारी स्किन है उससे संबंधित, 30 मिनट में डीएनए निकाल सकती है ये मशीन। और स्थापित कहाँ की गई? बीएचयू में। और उस मशीन का नाम है ऑटो डीएनए एक्सट्रैक्टर मशीन। इससे भविष्य में होने वाली महामारियों के प्रभाव को समझने में आसानी होगी। अनेक बीमारियों का जेनेटिक अध्ययन भी हो सकेगा। मार्च 2023 में बीएचयू के जंतु विज्ञान विभाग और एडनेट सोसाइटी हैदराबाद पर्सनलाइज्ड मेडिसिन पर 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहाँ? बीएचयू के जंतु विज्ञान विभाग के अंतर्गत ये सम्मेलन 3 दिवसीय सम्मेलन आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में 15 देशों के 21% 15 देशों के 21% वैज्ञानिकों की चर्चा में आए सुझाव पर विचार हेतु मानव डीएनए बैंक की स्थापना की गई है। इस कॉन्फ्रेंस में यह निर्णय लिया गया कि बीएचयू एस्टोनिया की तरह डीएनए बैंक बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एस्टोनिया में भी ऐसे ही डीएनए बैंक बनाई गई है। उसी की तर्ज पर इस बीएचयू में जो जंतु विज्ञान विभाग है वहां पर इसकी स्थापना की जा रही है। इसके द्वारा हर व्यक्ति की मेडिकल हिस्ट्री का विवरण एक ही बार में एक ही क्लिक पर डॉक्टरों के सक्षम होगा, डॉक्टरों के समक्ष होगा, उनके सामने होगा। यूरोपीय देश एस्टोनिया में वर्ष 2000 के दौरान जीनोम बैंक खुला था। इसमें 20% आबादी का डेटा और आंकड़े उपलब्ध हैं। अगर कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो उसको 20 साल का मेडिकल हिस्ट्री सामने आ जाता है। डीएनए शरीर की कोशिकाओं का ऐसा डेटा बैंक या जीवन की ऐसी कुंजी है जिसमें हमारे आनुवंशिक गुण स्टोर होते हैं। 99.99% डीएनए पूरी धरती के मानव में लगभग एक समान है। हमारा जितने भी मानव है ना, उनमें प्रत्येक के पास जो डीएनए है उनमें समानता पाई जाती है। कितनी? 99.9%। केवल 0.1% हिस्सा हर आदमी में अलग है। इतना ही हिस्सा अलग है और इसी से भिन्नता आ जाती है प्रत्येक मनुष्य में। एक आदमी से भिन्न, दूसरे आदमी से भिन्न होता है इस 0.1%
डीएनए की अलग होने की वजह से। आगे है उत्तर प्रदेश के कुछ तत्व और सार, जो महत्वपूर्ण तत्व और सार हैं उनको देख लेते हैं। इसी के साथ हमारा उत्तर प्रदेश का करंट समाप्त होगा। उत्तर प्रदेश में कहां पर देश का पहला रेल व रोड सिग्नेचर ब्रिज बनाने की घोषणा की गई? तो वाराणसी में गंगा नदी पर। देश का पहला हिंदी संग्रहालय कहां पर स्थापित किया जाएगा? वाराणसी में। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा देश के 78वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2024 को युवाओं के लिए रोजगार हेतु किस योजना की घोषणा की है? तो ये है मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना। हम ऊपर भी ऐसे पढ़ के आए हैं। प्रदेश का पहला स्कैन बैंक कहाँ पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया? तो ये है हेलेट हॉस्पिटल कानपुर में। उत्तर प्रदेश के लिए हाल ही में किस निगम द्वारा वन इंडिया वन टिकट पहल की शुरुआत की? तो ये है भारतीय रेलवे और राष्ट्रीय राजधानी परिवहन निगम के द्वारा इस पहल का इस पहल को शुरू किया गया है। इस पहल का नाम क्या है? वन इंडिया वन टिकट। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 28 अगस्त 2024 को हुई कैबिनेट बैठक में देश के 10 राज्यों में 12 औद्योगिक गलियारों या औद्योगिक शहर बनाने की नीति को मंजूरी प्रदान की गई, जिनमें उत्तर प्रदेश के किन दो शहरों को इसके अंतर्गत रखा गया है? आगरा और प्रयागराज को। तो इसमें क्या है, 10 राज्यों में 12 औद्योगिक शहर बनाने हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश के दो शहर हैं, आगरा और प्रयागराज। इलाहाबाद ये वाला देखते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का वह छात्र जिसकी टीम सामर्थ्य द्वारा निर्मित चंद्रयान 4 के रोवर मॉडल को 28 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। तो ये है कार्तिक पांड्या, जिसके द्वारा चंद्रयान 4 के लिए रोवर मॉडल को विकसित किया गया है। इसलिए कार्तिक पांड्या को हमारे राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूरा छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूरा छात्र जिन्हें 16 सितंबर 2024 को कनाडा के टोरंटो में राइटर ट्रस्ट ऑफ कनाडा की ओर से $75,000 राशि का वेस्टर्न इंटरनेशनल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया। ये है पंकज मिश्रा को राइटर ट्रस्ट ऑफ कनाडा की ओर से 75,000 राशि का वेस्टर्न इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। नाम याद रखना पंकज मिश्रा, और इसका भी नाम याद रखना हार्दिक पांडे। ये उत्तर प्रदेश के हैं। कृषि क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 28 सितंबर 2024 को प्रदेश सरकार ने किस योजना को लॉन्च किया? तो कृषि सखी स्कीम। अगस्त 2024 में केंद्रीय रेल मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल के अंतर्गत कितने रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए हैं? तो 8 के नाम बदल दिए गए हैं। 3 सितंबर 2024 को किसे उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो बबीता चौहान को। उत्तर प्रदेश में किस कंपनी ने घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है? टाटा पावर के द्वारा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 3 से 5 सितंबर 2024 तक सशस्त्र सेना महोत्सव का आयोजन किया गया? लखनऊ छावनी के सूर्य खेल परिसर में सशस्त्र सेना महोत्सव का आयोजन किया गया है। प्रदेश सरकार ने नेपाल की सीमा पर वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल को शुरू किया? मित्र वन पहल। मित्र वन पहल को नेपाल की सीमा पर शुरू किया गया है, जहां पर वृक्षारोपण जन अभियान शुरू किया गया है। भारत के निजी क्षेत्र के पहले गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर को किस राज्य ने हाल ही में लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। ये परिसर किसका है? ये परिसर किसका है? अडानी ग्रुप का है, अडानी डिफेंस कंपनी का है। उत्तर प्रदेश सरकार किस शहर में
वैश्विक 3D संग्रहालय का निर्माण करेगी, तो वाराणसी में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 सितंबर 2024 को कहां पर एशिया के पहले जटायु राजगिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया। गोरखपुर वन क्षेत्र के भाराई भारी बैसी जो महाराजगंज जिले में है। आप वन क्षेत्र का वो भी याद रखना, गोरखपुर वन क्षेत्र है और जिला कौन सा है, महाराजगंज। 6 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर फॉरेस्ट्री कॉलेज खोलने की घोषणा की, तो गोरखपुर में। 24 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर प्रदेश की पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क निर्माण की योजना की है, तो मेरठ में। 9 अगस्त 2024 को प्रदेश का कौन सा कमिश्नरेट आईएसओ 9001 2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला राज्य का पहला कमिश्नरेट बना है, गौतम बुद्ध नगर, जिसे नोएडा के नाम से जाना जाता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले की पुलिस लाइन को अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन का आईएसओ 9001 2015 प्रमाणन पत्र मिला है, तो सोनभद्र पुलिस लाइन को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया? 18 ऐसे फुटबॉल स्टेडियम बनाए जाएंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस भाषा के विश्वविद्यालय के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की? तो संस्कृत विद्यालय के छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा कर दी गई है। पेरिस में आयोजित विश्व पैरालंपिक 2024 में उत्तर प्रदेश के किस पैरा एथलीट ने हाई जंप में स्वर्ण पदक जीता? तो ये है प्रवीण कुमार, जिसे पेरिस में जब विश्व पैरालंपिक 2024 हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के थे प्रवीण कुमार, जिन्होंने पैरा एथलीट में हाई जंप के मामले में स्वर्ण पदक जीता था। इसको जरूर याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे उत्तर प्रदेश के संधि संगीत नाटक अकादमी का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो जयंत खुद को। 1 सितंबर 2024 को किसे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो प्रोफेसर कीर्ति पांडे को, जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कक्षा को बिना बाधित किए छात्र संघ चुनाव के लिए देश का उपयोगी सॉफ्टवेयर, जिसे हाल ही में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के छात्रों ने बनाया है, इसका नाम है वोटिंग MGUGAC.in। तो इसको नाम याद रखना। जून 2024 में कहां पर मिले बाघों की संख्या के प्रमाण के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 5वें टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापना करने की घोषणा की? तो ये है सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य। ये उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व होगा, को याद रखना, सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य। ये अभी एनटीसीए से मंजूरी मिलना बाकी है। जब एनटीसीए से मंजूरी मिल जाएगी तो यह उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व माना जाएगा। जून 2024 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने टाटा सन्स के साथ कहां पर मंदिरों का संग्रहालय बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की, जिसे टाटा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। अयोध्या में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर दुनिया का पहला एशियाई किंग वल्चर संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? तो महाराजगंज में। हम ऊपर पढ़ा है इसके बारे में। मार्च 2024 में इस कार्ड को सर्वाधिक मात्रा में जारी करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना। तो आयुष्मान कार्ड योजना के अंतर्गत सबसे ज्यादा कार्ड बनाए गए हैं। मार्च 2024 में अपराध की रोकथाम एवं जांच की मदद के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया? तो 2.0 को लॉन्च किया गया है। किसके लिए? अपराध की रोकथाम और जांच के लिए। जून 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किन परिवारों के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन योजना शुरू की है? तो बीपीएल परिवारों के लिए। भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित
कैश फायर ट्रेंडर का निर्माण उत्तर प्रदेश में किस संस्था द्वारा किया गया है? भारतीय एमएसएमई फर्म नोएडा के द्वारा। 2025-29 तक विश्व चैंपियन रोड रेसिंग मोटोजीपी इंडिया का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ किया जाएगा? नोएडा शहर में। कब? 2025-29 तक। उत्तर प्रदेश का वह एयरपोर्ट जिसका नाम परिवर्तित कर मां पाटेश्वरी देवी रखने का निर्णय लिया, तो श्रावस्ती बलरामपुर का। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने कहां पर अपने पहले ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का अनावरण किया? तो ये है चित्रकूट स्थित तुलसी झरने पर। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस यूनिवर्सिटी के छात्रों ने नेत्रहीनों को उनके दैनिक जीवन में मदद करने के लिए एआई आधारित स्मार्ट ट्रेवलिंग असिस्टेंट विकसित किया? तो हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर के द्वारा। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित इंडो एशियन उद्यम इंडो एशियन प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय सेना को 2700 एके 2700 एके 203 असोल्ट राइफल सौंपी है? तो करेवा के अमेठी में। प्रदेश के सोनिया अग्रवाल ने 7 से 12 वर्ष की आयु तक के बच्चों का किस नाम से भारत का पहला वित्तीय साक्षरता और उद्यमिता कार्यक्रम लॉन्च किया? तो ये है लिटिल फ्यूचर फाउंडर्स। इसके इस नाम से एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश ने कहां पर देश की पहली डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब की स्थापना की घोषणा की है? तो यह है नोएडा। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां देश का पहला बैटरी चालित टावर वैगन बनाया जाएगा, तो यह है कानपुर में। वह बात की जाए उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा 20 पोर्टेबल हॉस्पिटल का परीक्षण किया गया, तो आगरा में। ये एक पोर्टेबल हॉस्पिटल होता है जो कहीं भी हेलीकॉप्टर के द्वारा, ड्रोन के द्वारा ऊपर से उतारा जाता है और तुरंत इसको बनाया जाता है। ये 200 सीटों का हॉस्पिटल बन सकता है इसके द्वारा, 20 पोर्टेबल हॉस्पिटल के द्वारा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में वेस्ट टू वंडर पार्क बनाया जाएगा? तो प्रयागराज में ऐसा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां कछुआ संरक्षण रिजर्व बनाने की घोषणा की गई है, वह है गोंडा जिला। उत्तर प्रदेश के किस जिले में मारुति सुजुकी इंडिया का पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक बनाया जाएगा? अयोध्या में। हाल ही में प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत उत्तर प्रदेश में कितने छात्रों का कौशल ट्रेनिंग प्रारंभ किया गया? तो 61,000 छात्रों का। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सूखे की निगरानी के लिए वेदर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए। हाल ही में किस कंपनी ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी निर्माण का टेंडर जीता है? तो ये है बेब्यू प्रोजेक्ट के द्वारा नोएडा में अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी का निर्माण का टेंडर जीत लिया। अब यह कंपनी फिल्म सिटी बनाएगी कहाँ? नोएडा में। 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 में यूपी में कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया? तो 10 लाख करोड़ रुपए की। कहाँ? लखनऊ में। इस आयोजन में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 में। प्रदेश का वह जिला जहां 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया, तो संभल में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया। अब यहाँ पर इस मंदिर को बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 3D शहरी स्थानीय डिजिटल ट्विन विकसित करने वाला देश का पहला शहर कौन बना? तो वाराणसी। वह प्रदेश का वह शहर जहां रामायण वैक्स म्यूजियम का निर्माण किया जाएगा, अयोध्या में। 5 से 7 जनवरी 2024 के बीच उत्तर प्रदेश में कहां पर नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया जाएगा? तो लखनऊ में। जनवरी 2024 में अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग ने
स्थल पुर्जों की आपूर्ति के लिए अपना पहला वितरण केंद्र उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर खोलने की घोषणा की? तो खुर्जा में। प्रदेश का पहला डीएनए बैंक वहां पर स्थापित किया जाएगा? वीएचयू वाराणसी में। जनवरी 2024 में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में उत्तर प्रदेश के किन दो शहरों को स्वच्छ सर्वेक्षण के मामले में सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? वाराणसी और प्रयागराज को। यह सबसे स्वच्छ गंगा शहर है। जो गंगा किनारे बसे हुए शहर हैं उनको स्वच्छ गंगा शहर के रूप में अवार्ड दिया जाता है। जनवरी 2024 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में राज्य के पहले फ्लोटिंग वातानुकूलित रेस्तरां का उद्घाटन किया गया? तो प्रयागराज में। जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के किस धार्मिक स्थल पर बनने वाले हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो अयोध्या में। केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित भारत प्रथम गो अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाने का निर्णय लिया गया? तो मुजफ्फरपुर के तुगलकपुर गांव में ये गो अभयारण्य बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी 2024 में किन दो प्रतिष्ठित हस्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर रितु जो वैज्ञानिक है और नवीन जो एक उद्यमी है। प्रदेश बजट 2024-25 में कहां पर राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना की घोषणा की? तो वाराणसी में। उत्तर प्रदेश राज्य बजट 2024-25 में किस क्षेत्र का सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया? तो शिक्षा क्षेत्र का। इसमें 76,035 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। 5 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 2024-25 का बजट प्रस्तुत करते हुए कितने करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा बजट प्रस्तुत किया गया? तो 7,36,438 करोड़ रुपए का। तो इन दोनों की संख्या जरूर याद रखना। हम ऊपर बजट पढ़ के आए हैं, उनको थोड़ा गौर कर लेना। तो ये था उत्तर प्रदेश का स्पेशल करंट अफेयर और उसका बजट और हल्का सा इकोनॉमिक सर्वे था। तो ठीक है, धन्यवाद।